देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हुए अपने बिजनेस को आप बूस्टअप कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज आप देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू, ये तो हम बाद में बताएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें तो बाद में चलेंगी स्पेशली। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ख़ास करके जो आप सब्जियों की खेती करते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई भी आप प्रोडक्ट वगैरह आप बनाते हैं, उसकी पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ट्रेडिंग, जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे वो सारी चीज़ें ये इकोनॉमिक्स के ही हिस्से में आएंगी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड होंगी। तो उसका जो फंडामेंटल चीज़ होता है उन चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन हम करेंगे और फिर सिलसिलेवार तरीके से शॉर्ट में उन सारी चीज़ों के बारे में, इस पेपर के बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे आने वाले सीरीज़ में। अभी जो है आपका ये है क्या, स्पेशली बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे स्पेशली हम चलेंगे किन चीज़ों को लेकर के। पहले तो इकोनॉमिक्स को देखेंगे हम लोग कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। हालांकि अर्थशास्त्र के जनक तो कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें कि इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। ठीक है, हमारे यहाँ तो इंडियन आप देखिएगा कि अर्थशास्त्र की एक पुस्तक भी लिखी है, वो कौटिल्य ने लिखी है, लेकिन वो अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, वो राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थशास्त्र की बात आती है तो अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसके अर्थ की दृष्टि से इसको हम लोग इसका व्यापक अर्थ होता है और इसका एक संकीर्ण अर्थ भी होता है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर की बात आती है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में सब्जेक्ट मैटर की बात आती है, तो सब्जेक्ट मैटर जो होता है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये कि एक व्यापक दृष्टि से तो दूसरा सूक्ष्म दृष्टि से। तो इन दोनों दृष्टि से अगर अर्थशास्त्र को हम परिभाषित करें तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, आपको जो अर्थशास्त्र है इसको वाइटल यानी कि व्यापक दृष्टि से इसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो इसको हमने क्या किया है कि मीनिंग को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, एक हो गया वाइटल, दूसरा हो गया शॉर्ट। ठीक है, वाइटल यानी कि व्यापक स्तर पे हमने क्या किया, ये एक होता है जो अर्थशास्त्र है, ये एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, उसी का एक ब्रांच होता है, पूरे सोसाइटी का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, सोसाइटी किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, फिर उसका उपभोग यानी कंजम्पशन किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ये व्यापक स्तर पे उसका अध्ययन जो किया जाता है ये उसकी व्यापक अर्थ को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाइटल, इसका जो वाइटल सेंस होता है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, उसमें ये चीज़ बताया गया है कि ये क्या है, जो इकोनॉमिक्स है आपका ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें कि ये बताया जाता है कि हाउ सोसाइटीज़ एलोकेट स्कर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये हो गया कि ये अर्थशास्त्र का एक ऐसा ब्रांच है या ऐसी शाखा है जो ये बताती है कि कैसे समाज जो है वो सीमित संसाधनों को आवंटित करता है, उसका उत्पादन करता है, उसका वितरण करता है। ठीक है, और वो सीमित संसाधन जो होंगे और गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे उपयोग में लाता है, समझ गए, यानी वस्तुओं और सेवाओं को उपयोग में कैसे लाता है। तो ये जो होता है अर्थशास्त्र की व्यापक, अर्थशास्त्र का व्यापक अर्थ होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्या इसका शॉर्ट वे में क्या होता है। तो शॉर्ट वे में इसको कहा जाता है, ये एक सोशल साइंस का ब्रांच तो है ही, यानी सामाजिक विज्ञान की एक शाखा तो है ही,
ये किस चीज़ का अध्ययन करता है कि सोसाइटी किस तरीके से सीमित संसाधनों का उपयोग करती है। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। दैट इज़ क्लियर। तो इसमें जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा को, यानी जो इकोनॉमिक्स है, इसके अर्थ को वाइटल यानी कि व्यापक स्तर पे भी इसका अर्थ इस तरीके से बताया गया है, और जो संकीर्ण अर्थ है उसमें भी इसको बताया गया है क्या, कि द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, कि इसमें इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से समाज जो है वो सीमित संसाधनों का उपयोग करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका ये है, ये हमने पहला पॉइंट क्लियर किया, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है। दूसरा है आपका स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या होते हैं, इसका स्कोप क्या है। तो यानी स्कोप का मतलब होता है कि आप इसको कह सकते हैं इसका क्षेत्र क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है, ठीक है, किन किन क्षेत्रों में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब आप उसकी बात करते हैं तो सबसे पहला होता है कि हाउ सोसाइटी डिसाइड टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसके स्कोप में ये एक चीज़ आता है इसके क्षेत्र में कि समाज कैसे किसी वस्तु का कैसे वो किसी चीज़ का उत्पादन करे, ठीक है। दूसरा इसका आता है इसी में कि प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या हो, और तीसरा होता है कि वो किसके लिए प्रोडक्ट बनाए, समझ गए ना। तो ये जो होता है आपका स्कोप में सबसे पहला है कि हाउ सोसाइटी डिसाइड टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, ये किसी चीज़ को उत्पादित करने के लिए कैसे निर्णय लेता है, फिर उसका उत्पादन कैसे किया जाए, करता है वो, और तीसरा क्या है, किसके लिए वो उत्पादन करता है। इन चीज़ों को जो होता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाता है और उसको अप्लाई किया जाता है। दूसरा इसका जो स्कोप होता है ये क्या होता है कि जो उत्पादन, विनिमय और उपभोग में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, प्रोडक्शन में भी है, एक्सचेंज में भी है और कंजम्पशन में भी है। कैसे, तो जो प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन होता है, यानी किसी चीज़ का आप उत्पादन करते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, लेन देन करने के बाद में ये अंतिम ग्राहक तक जब पहुंचता है, ये वस्तुएं और सेवाएं अंतिम ग्राहक तक पहुंचती हैं, तो फिर इनका उपयोग वो ग्राहक किस तरीके से करते हैं। तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड जो कंजम्पशन होता है, ये किस चीज़ से संबंधित होता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज से संबंधित होता है। वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है या उनको जो बनाया जाता है, तो उसी से ये तीन चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो मतलब ये हो गया कि जो इकोनॉमिक्स होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई कहाँ किया जाता है, प्रोडक्शन में, एक्सचेंज में और कंजम्पशन में। और साथ ही साथ ये क्या होता है, ट्रेडिंग, फिर उसके व्यापार करने में, ताकि जो ग्राहक होते हैं उनके नीड्स और वांट्स को, यानी उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं और इच्छाएं होती है, चाह होती है, उसको संतुष्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये स्कोप में ये आता है का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए, उसके विकास के लिए उसकी समस्याओं का ये अध्ययन करता है, उसमें समस्याएं कौन कौन सी हैं, उसके मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं और उसका समाधान क्या होता है, इन चीज़ों पर ये क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी डिज़ाइन टू अचीव आउटकम्स, और उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्या, कि जो परिणाम होते हैं उस तक पहुंचने के लिए, चूँकि उसने सबसे पहले क्या किया कि आपने ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, यानी आर्थिक विकास है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, समस्याएं क्या हैं, मुद्दे कौन कौन से हैं उससे रिलेटेड, और उसका समाधान क्या हो सकता है, पहले उसको देखा उसने, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के आर्थिक समस्याओं को, जैसे भारत के बारे में है, भारत एक विकासशील देश में आता है, तो भारत के विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि उन समस्याओं को पैदा करते हैं, फिर उसके समाधान क्या हो सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें होंगी ये आपके इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये है
कि अब उसके लिए इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है कि पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है। नीति निर्माता जो होते हैं, आपने देखा होगा क्या कि पहले पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ये योजना आयोग था, अब नीति आयोग बन चुका है। तो नीति आयोग क्या करता है कि ये पॉलिसी डिज़ाइन करता है उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जिसके बारे में आपने पता किया था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें आप क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ये जो भी चीज़ें थी हमने आपको बताया क्या कि उसका स्कोप क्या है। अब चलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के तरफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब हम चलते हैं, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। हमने जैसा कि बताया किसी भी जो विषय वस्तु यानी जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसका दो सेंस होता है। एक तो होता है कि संकीर्ण अर्थ और दूसरा होता है विस्तृत अर्थ, यानी कि मैक्रोवेव में उसका क्या सेंस होता है और माइक्रोवेव में उसका क्या सेंस होता है। ठीक वही चीज़ इकोनॉमिक्स जो है ये एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है। तो इसमें भी इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक जो होता है ये इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और दूसरा जो है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये क्या करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स खास करके इधर चलते हैं हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये फोकसेस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि ये जो व्यक्तिगत यानी एक निश्चित इकाई होती है उसका ये अध्ययन करता है। किसी एक निश्चित कंपनी का, किसी एक निश्चित व्यक्ति का, किसी उपभोक्ता के व्यवहार का, निवेशक का, ठीक है, या फिर किसी कंपनी विशेष का ये अध्ययन करता है। तो इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में ये बताया गया कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये फोकसेस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, कंज्यूमर्स ये क्या करता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करता है। जो कंज्यूमर्स होते हैं इंडिविजुअल वो किस तरह से व्यवहार करते हैं उसके बारे में भी अध्ययन करता है। इन्वेस्टर्स किस तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में अध्ययन करता है। और जो फर्म्स होती हैं, बहुत सारे फर्म्स होती हैं, ठीक है, तो फर्म्स का मतलब होता है आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन आप इसको कह सकते हैं, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है। तो और इसके अलावा जो फर्म्स होती हैं ये फर्म्स आपको व्यापक पैमाने पे जो पार्टनरशिप होता है या जो कंपनियां होती हैं वो जब वृहद रूप लेती हैं तो वो फर्म्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स कि ये स्पेशली जो व्यक्तिगत इकाई होती है, किसी खास इकाई का ये अध्ययन करता है, उपभोक्ताओं का अध्ययन करता है, निवेशकों का और फर्म्स का अध्ययन करता है। ठीक है, अब उसमें कुछ चीज़ें हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई की बात करता है, यानी कि जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ताओं के द्वारा किन वस्तुओं और सेवाओं की मांग बाज़ार में की जा रही है उसकी बात करता है, और उसकी सप्लाई किस तरीके से की जाएगी, कितनी मात्रा में की जाएगी, किन किन क्षेत्रों में की जाएगी, ये उसकी बात करता है। ठीक है, दूसरा है कंज्यूमर के बारे में। देखिए जो अर्थशास्त्र है, खास करके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर की बात करता है, यानी उपभोक्ताओं के द्वारा किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है किसी भी वस्तु और सेवाओं को क्रय करने के लिए। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई, किसी भी वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर के यानी ग्राहकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही साथ जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं और उनकी लागतें निर्धारित की जाती हैं उसका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो बाज़ार होते हैं, मार्केट होते हैं, वो उस मार्केट की संरचना का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, यानी ठीक इससे व्यापक स्तर है।
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका क्या करता है कि फोकसेज ऑन होल इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था को का ये अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, यह एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। और जो अर्थव्यवस्था होती है खास करके, ये अर्थव्यवस्था आपको क्या करती है कि जिसको हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, 3 तरह की होती है। एक जो होगा कि कैपिटलिस्टिक हो गया, दूसरा जो है ये सोशलिस्टिक हो गया, और तीसरा जो होता है इन दोनों का मिला जुला रूप जो होता है, ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ का फोकस करते हैं? तो हम फोकस करते हैं, फोकस है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था का विकास, आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारे देश का विकास इस समय, विकास का जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के विकास का एक दर होता है, तो उस विकास के पैमाने को मापने के लिए जीडीपी लिखा जाता है। आपने देखा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कभी, अगर आपके सिलेबस में है तो जीडीपी जो होता है ये आर्थिक विकास का सूचकांक होता है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, मुद्रास्फीति का अध्ययन किया जाता है, यानी मुद्रा का प्रवाह जो एक अर्थव्यवस्था में होता है, तो जो मुद्रा की कीमत होती है, उस मुद्रा की कीमत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, तो जो महंगाई होती है वो दिए गए कीमत से कितनी ऊपर हो गई, इसकी जानकारी हमें इन्फ्लेशन के बारे में जो स्टडी होती है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। एक अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी होती है, उसका भी अध्ययन किया जाता है और बेरोज़गारी को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। खास करके ऐसे जब महंगाई चरम सीमा पे हो, या फिर आपका ये क्या कहते हैं, किसी कारण से सुखाड़ पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, भूकंप आ गया हो, या फिर मंदी का दौर आ गया हो, जब विश्व स्तर की जो अर्थव्यवस्था होती है वो जब ठप पड़ जाती है, तो ऐसे में वो रोज़गार की समस्याएं लोगों के पास होने लगती हैं, तो उसका भी अध्ययन किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति का भी अध्ययन किया जाता है। 2 तरह की नीतियां सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। एक होता है आपका मौद्रिक नीति, दूसरा होता है वित्तीय नीति। ठीक है, तो मौद्रिक नीति में क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है, पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये मैक्रो वे में बात की जा रही है, आपको व्यापक अर्थशास्त्र की बात हो रही है। तो ये जो है आपका क्या कहते हैं इसको, क्या बात कर रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, यानी जो मौद्रिक नीति होती है, इस मौद्रिक नीति के अंतर्गत सरकार जो है ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह, ठीक है, यानी उसकी मांग और उसकी पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित करती है। अगर ज़रूरत से कम मुद्रा रही तो क्या होगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मुद्रा रही तो मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। आपके पास मान लीजिए आप खुद ही जो है किसी वस्तु को अगर ओवर प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, कीमतों में बहुत कमी आ जाती है, यही ना होगा। और अगर आपके पास उस वस्तु का कम प्रोडक्शन है, मांग ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, वो महंगी हो जाएगी वस्तु। तो ठीक इसी तरीके से मुद्राओं के बारे में होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से सरकार क्या करती है कि मुद्रा का जो डिमांड और जो उसकी पूर्ति होती है ना, उसके बीच में क्या करता है, संतुलन स्थापित करती है, जिससे कि कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो और अर्थव्यवस्था जो है वो स्थायी गति से एक निश्चित रेट से कम बढ़ती रहे। ठीक है, निश्चित जीडीपी रेट से बढ़ती रहे। आपका है एक फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी को कहते हैं राजस्व नीति या वित्तीय नीति भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वित्तीय व्यवस्था केंद्र सरकार देखती है, जबकि मौद्रिक व्यवस्था को आरबीआई देखती है। दोनों दो चीज़ें हैं। राजकोषीय नीति जो होती है इसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि राज्य की आय को देखा जाता है। राज्य मतलब देश की मैं बात कर रहा हूँ और स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ। बिहार राज्य के आय का स्रोत बहुत सारा माध्यम हो सकता है, बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगाती है, उसके माध्यम से वो रेवेन्यू जनरेट करती है।
ठीक है, उसी तरीके से सरकार भी है, जीएसटी वगैरह लगाती है, केंद्र सरकार है वो सीजीएसटी लगाती है, एसजीएसटी लगाती है, फिर आईजीएसटी भी लगता है। ये मतलब ये बात बताना है कि आप जो ये फिस्कल पॉलिसी होती है ना, ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, जिसमें राजस्व यानी राज्य की आय और व्यय से संबंधित पॉलिसी का निर्धारण किया जाता है। तो राज्य का मतलब हो गया एक बड़ा राज्य या बड़ा देश कह सकते हैं। आपने देखा तो ये व्यापक एक अर्थशास्त्र का ये व्यापक अध्ययन का क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको हमने किस में रखा या इस किस में रखा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखा जाता है। ठीक है, अब इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो बस उसको उसी तरीके से सब्जेक्ट मैटर भी, जब पूरे अर्थव्यवस्था को आप दोनों ब्रांच यानी माइक्रो और मैक्रोवेव में बांटते हैं तो मान के चलिए कि इससे संबंधित जो भी विषय वस्तु होंगे वही आपके पूरे अर्थशास्त्र के विषय वस्तु होंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि जो उसका सब्जेक्ट मैटर होगा यानी उसकी जो विषय वस्तु होगी उसको माइक्रोवेव में कैटेगराइज करेंगे और मैक्रोवेव में कैटेगराइज करेंगे। माइक्रोवेव में आप क्या देखते हैं, सूक्ष्म स्तर पे किसी वस्तु का उत्पादन, उसका वितरण, फिर उसका उपभोग किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है, ये देखा जाता है। और फिर इकोनॉमिक सिस्टम पे का अध्ययन किया जाता है और इकोनॉमिक पॉलिसी को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, देखिए इकोनॉमिक सिस्टम भी मैक्रो भी हो सकता है, माइक्रो भी, इसलिए क्योंकि देखिए अगर पूरी अर्थव्यवस्था का आप अध्ययन करते हैं पूरे विश्व के संदर्भ में, सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ही पार्ट हो जाएगा विश्व के संदर्भ में। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही भारतीय अर्थव्यवस्था मैक्रो हो जाएगी। सूक्ष्म और व्यापक की जो धारणा है या कैटेगराइजेशन होता है ये विषय वस्तु के ये समय और परिस्थितियों संदर्भ के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, तो उस पर नहीं पढ़ना है और उसकी चर्चा भी हम ज़्यादा डिटेल से नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बस तो इकोनॉमिक सिस्टम हो गया और इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित, समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित ये जो पॉलिसीज़ होंगी ये पॉलिसीज़ भी आपको माइक्रोवेव में आ जाएंगी। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का है, खास इकोनॉमिक सिस्टम है ना हमारे इंडिया का। ऐसा तो नहीं है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है वो इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ में होती होंगी, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम किसी खास कंट्री का वो इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, उसका ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, तो इसीलिए ये माइक्रो पार्ट में आ जाता है। अब चलते हैं मैक्रो पार्ट के तरफ यानी व्यापक। तो इसमें जीडीपी आ गया, इन्फ्लेशन आ गया और आपका अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये आपके सब्जेक्ट मैटर हैं और उसमें माइक्रो और मैक्रो से संबंधित जितने भी टॉपिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखे गए थे उसी को क्लासिफाई किया गया है। अब चलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेफिनेशंस के बारे में। अर्थशास्त्र के डेफिनेशंस को दो भागों में ऐसे सामान्य रूप से 3 भागों में तो बांटा गया है, लेकिन उसको हम लोग 2 पार्ट में ही चर्चा करेंगे। एक होता है क्लासिकल और दूसरा होता है मॉडर्न। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो होता है, इस क्लासिकल इकोनॉमिक्स को जो हमने डिफ़ाइन किया है तो इसको 2 कैटेगरीज में इसको रखा है डेफिनेशन को। एक होता है आपका क्लासिकल अप्रोच तो दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में आपको एडम स्मिथ और मार्शल हैं और जो मॉडर्न अप्रोच है उस मॉडर्न अप्रोच में रॉबिन्सन और सैमुअल्सन है, रॉबिन्स और सैमुअल्सन है। ठीक है, अब चलते हैं इसके तरफ। क्लासिकल यानी परंपरागत जो अवधारणा है, परंपरागत जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है, इसमें एडम स्मिथ ने हमने पहले ही बताया था धन एवं उसके कारणों की खोज का विज्ञान इन्होंने अर्थशास्त्र को कहा है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। जबकि मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि जो वस्तुएं और सेवाओं जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है उससे समाज का कल्याण होता है। ठीक है,
ये परंपरागत अर्थशास्त्र के दो बेस हैं, पिलर्स हैं क्लासिकल अप्रोच में एडम स्मिथ और मार्शल। अब चलते हैं मॉडर्न अप्रोच में। तो मॉडर्न अप्रोच में रॉबिन्स हैं और सैमुअल्सन हैं। रॉबिन्स का कहना है कि सीमित साधन और उसके वैकल्पिक उपयोग का अर्थशास्त्र जो है ये सीमित साधन और उसके वैकल्पिक उपयोग का विज्ञान है। ठीक है, यानी कि अगर प्रकृति में जितनी भी चीज़ें होती हैं, साधन आपके पास सीमित होते हैं। जैसे आपके पास इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं में से किसी एक इच्छा की आप पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आवश्यकता जो होती है ये इच्छाओं की तीव्रता का रूप लेती है। क्लियर है? तो आपकी इच्छाएं बहुत तरह की होती हैं, अभिलाषाएं बहुत तरह की होती है, नीड्स, वांट्स, डिजायर, ये 3 तरह के ऐसे वर्ड होते हैं जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास सीमित साधन होते हैं, इन सीमित साधनों से आप वैकल्पिक उपयोग आप उनका कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक लकड़ी का एक प्लाई या जो भी चीज़ें आप उससे चाहें तो या तो आप उसको चेयर के रूप में यूज़ कर सकते हैं या टेबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका बेड बना सकते हैं। तो आपको उसकी सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता होगी, आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे जो प्लाई है उस प्लाई को हम एक बेड का रूप दे दें। आपको यदि बैठने और स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है तो आप चेयर और टेबल के रूप उसको दे सकते हैं, लेकिन उस प्लाई को आप एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, या तो बेड के रूप में या फिर चेयर या टेबल के रूप में। ये चीज़ क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपके पास चूँकि वही प्लाई है तो उसको आप जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी उसी को आप संतुष्ट कर पाएंगे उससे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो रॉबिन्स हैं इनका कहना है क्या कि सीमित साधन अर्थशास्त्र जो होता है कि सीमित साधन और उसके वैकल्पिक उपयोग का विज्ञान होता है। अब इधर चलते हैं हम सैमुअल्सन की तरफ। तो सैमुअल्सन ये बताते हैं कि समाज कैसे सीमित संसाधनों को मूल्यवान वस्तुओं समाज जो होता है कैसे सीमित संसाधनों को मूल्यवान वस्तुओं को उत्पादित करने में लगाता है। ठीक है, और उनका वितरण विभिन्न लोगों में वो करता है। ठीक है, सीमित संसाधन अगर हैं तो आप उन सीमित संसाधनों के माध्यम से समाज किस तरह की वस्तुओं की मांग करता है उसी प्रकार की वस्तुओं को आप बनाने का प्रयास करते हैं और समाज को वो चीज़ें देते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में, संक्षेप में डेफिनेशन के क्लासिफिकेशंस हैं और उनका इंट्रोडक्शन है। धन्यवाद।